हेलो दोस्तों, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है बीपीएससी टीआरई 4.0 हम लोगों का मिशन है। तो इसके रिगार्डिंग कल हम लोगों ने SCERT साइंस क्लास चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका हैंड रिटन नोट्स भी हम लोगों ने टेलीग्राम पे डलवा दिया है। तो जिनको अगर चाहिए वो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, एकदम एक एक लाइन हम लोगों ने चुन के मेहनत करके बनाया है। तो आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने एग्जाम हुए हैं, केवल उस क्लास से कम 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। तो समझ सकते हैं कि SCERT कितना मेन रोल प्ले कर सकता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आप लोगों को आगामी परीक्षा में। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे आज डिटेल्स में, जंतुओं में पोषण। अब देखिए यहाँ पे लाइन एक दिया हुआ है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जीव होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधे पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब या तो डायरेक्ट वो जाके पौधों को खा लें, या फिर वो पौधे को कोई और खाए, फिर उसको कोई और खाए। मतलब इनडायरेक्ट रूप से भी वो पौधे पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए पौधे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अब चलिए यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं। अब इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं हम लोगों को इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं एवं आदतें अलग अलग होती हैं। मतलब जितने भी जीव होते हैं उनके खाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कोई और तरीके से खाता है, कोई जानवर और तरीके से खाता है, हम लोग किसी और तरीके से खाते हैं, गाय किसी और तरीके से खाती है। मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, जिसके आधार पर हम उन्हें दो वर्गों में बांटते हैं। एक का नाम है स्वपोषी और दूसरे का नाम है विषमपोषी, आदि वर्गों में बांटते हैं। अब चलिए दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी व विषमपोषी। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाले हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दो वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट लाइन है, मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी हैं जो मतलब फूलों के रस को आसानी से चूस सकते हैं? तो मधुमक्खी और भौरे। अब यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट लाइन, मरमर पक्षी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग हमिंग बर्ड या फूलचोस, ये जिसको बोलते हैं सन बर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूलों को रस चूसने में मदद करती है। यानी जो चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट चिड़ियों का नाम दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हम लोगों ने नोट्स में वैसे कवर करा दिया है। अब चलिए, गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अनकरण और कीड़े मकोड़े चूक सकती हैं। यानी जो गौरैया होती हैं वो क्या करते हैं, उनके चोंच कैसे होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, और वो चोंच से क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को चुन के खा लेते हैं। सीड़ जो होते हैं उनके मजबूत जबड़े होते हैं, वो पैने दांत होते हैं, वो क्या करते हैं कि शिकार को पकड़ने के लिए दांत का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चिड़िया हैं, जानवर हैं, शेर है, सबका खाने का तरीका अलग अलग है। कोई चूस के खा रहा है, कोई किसी जानवर को फाड़ के खा रहा है, कोई चुन के खा रहा है। तो सबका अलग अलग तरीका है, कोई चबा के खा रहा है, कोई डायरेक्ट निगल जा रहा है, जैसे सांप होते हैं वो डायरेक्ट निगल जाते हैं। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि सबका अलग अलग तरीका होता है भोजन करने का। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, मानव में पाचन। अब वो तो हम लोग जानवर के बारे में पढ़ लिए, जंतु के बारे में पढ़ लिए, अब यहाँ पे हम लोगों के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है मानव में पाचन। अब हम लोग कैसे खाना खाते हैं, वो कैसे पचता है, यहाँ से अब दिया हुआ है। देखिए, अन्य जीव की भांति मनुष्य भी भोजन का ग्रहण करता है। हम लोग भी खाना खाते हैं। मनुष्य में भोजन का ग्रहण मुख द्वारा शुरू हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए हमने हाईलाइट कर रखा है। अब जो देखिए, हम लोग जैसे खाना खाते, मान लीजिए रोटी है, चावल है, जैसे हम लोग मुख में लेते हैं तो जो पाचन का क्रिया होता है मुख से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य में मतलब जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है। फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन को बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। यानी मान लीजिए हम लोगों ने कुछ चावल, रोटी, कोई भी खाना खा लिया, अब क्या हुआ, उसमें से सभी जो होते हैं ना वो सभी नहीं पचता है। जो हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब पौष्टिक होते हैं वो ले लेते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो मल के द्वारा क्या होता है, हम लोग निष्कासित कर देते हैं। वही बोल रहा है कि मल के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा है, मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद सतत लंबी नालिका से गुजरती है। यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं तो मुख से एक नालिका जुड़ी होती है, वो लगातार मतलब बहुत लंबी होती है।
जो मुख्य गुहिका से आरंभ होकर गुद्दा या मलद्वार तक जुड़ी होती है। यानी एक लंबी क्या होती है, मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे एक नलिका बनी होती है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग भोजन किए मुख में, और यहाँ पे मलद्वार जो होता है यहाँ तक जाता है, फिर ये वेस्ट हो जाता है, तो एक नलिका बनी होती है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कहाँ पे, मुख्य गुहिका में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अगर मान लीजिए इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 4-5 क्वेश्चन को मतलब उलट के दे देगा ऑप्शन को, और उसको बोलेगा इसको सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले मुख गुहिका यानी माउथ कैविटी, इसको हम लोग क्या करते हैं, मुंह में मान लीजिए कोई खाना ले लेते हैं। फिर वो खाना क्या होता है, ग्रास नली यानी ग्रासिका बोले हैं या ग्रास नली बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप। वो क्या होता है, फूड पाइप जैसे मुंह में लगा होता है, वो पूरा मलद्वार तक जुड़ा होता है, वो मुख में जुड़ा रहता है फूड पाइप, उसी के द्वारा जाता है, आगे बढ़ता है। फिर वो हमारे डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, अमाशय में। अमाशय का मतलब होता है पेट यानी स्टमक, पेट में जाता है। पेट के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय में जाता है, फिर गुद्दा या मलद्वार जिसको बोलते हैं एनस, उसके द्वारा बाहर चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, कितना स्टेप में कंप्लीट होता है, 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग को लाइन से याद रखना है। सबसे पहले मुंह गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। चलिए हम लोगों ने इसको नोट्स में कवर कर लिया है, बस उसको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, और इस वीडियो को लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब देखिए आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी ग्रंथि जुड़ी होती है, केवल एक ग्रंथि नहीं होती है। जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों को स्राव करती है। यानी क्या होता है, जो खाना आता है ना उसको पचाने के लिए हमेशा इसमें से क्या होता है, रस निकलते रहता है। जैसे अग्नाशय से कोई और रस निकलता है, या यकृत से यानी पेट से कुछ और रस निकलते रहता है। तो सबसे अलग अलग रस का मतलब स्राव होते रहता है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप से बदलने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी ठोस सामान खा लिया, कोई भी ठोस भोजन कर लिया, अब वो क्या होता है, ठोस को क्या करता है, पहले तरल में बदलता है। वो सब मतलब धीरे 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। तो पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए कौन मदद करता है, मतलब सरल रूप में बनाने के लिए कौन मदद करता है, तो पाचक रस। वो पाचक रस अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, मुंह गोइका से खाना खाया, ये दिया हुआ है जो ग्रासिका, ये जिसको बोलते हैं फूड पाइप, मुंह से जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ पे आया है, अमाशय में आया है, फिर ये मल द्वार में डायरेक्ट चला जाता है। ग्रासिका हो गया, ये हुआ अमाशय। अमाशय मतलब क्या होता है, पेट हो गया, डायरेक्ट हमारे पेट में आता है खाना। फिर जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत कहाँ पे है, ये वाला। फिर बड़ी आंत होती है, फिर मलाशय, फिर मलद्वार। डायग्राम के मदद से हम लोग समझ सकते हैं। अब चलिए ये मतलब पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम दिया हुआ है, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरा डायग्राम में दर्शाया गया है। देखिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है, और सारा का नोट्स हमने मतलब लाइन बाय लाइन डिट्टो लिख के और टेलीग्राम पे मिल जाते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और आसानी से मिल जाएगा आप लोग को वहाँ पे। और इस वीडियो को 25 से 30 मिनट आप दे दीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, प्रूफ के साथ। चलिए यहाँ पे आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भोजन में जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण, यानी जो क्या होता है अभी बताया हमने कि जो भी मतलब जटिल पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं वो मतलब अपने नॉर्मल रूप में, यानी कि जटिल से किस रूप में बदलते हैं, सरल रूप में बदलते हैं। अब देखिए कौन बदलता है, तो पाचक रस। पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव एंजाइम मदद करते हैं। अभी बोलते हैं हमने क्या बोला कि हमें क्या निकलते रहता है, पाचक रस, जिसको बोलते हैं एंजाइम, वो निकलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवशोषण, यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसका अवशोषण होता है। पचित भोजन का, यानी जो खाना पच जाता है, पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रिक्त में मिलाने की प्रक्रिया। मान लीजिए हम लोग खाना जो खाते हैं वो खाना आखिर जाता कहाँ है, मान लीजिए सब तो हम लोग मल द्वार द्वारा नहीं निकालते हैं। तो जो खाना होता है वो हमारे रक्त में यानी ब्लड में फैल जाता है। तो जो रक्त में फैलता है उसको फैलाने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, रसांगुलों द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। रसांगुलों द्वारा रक्त में मिलाने की प्रक्रिया होती है। अब चलिए यहाँ पे लिखा है स्वांगीकरण, जो लाइन है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग, यानी कि मान लीजिए जो हम लोग रक्त में चला गया उसके बाद जो खाना खाते हैं जिससे हमारा शरीर क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है। तो इसका विकास में कौन काम करता है, स्वांगीकरण, इसका एक वर्ड है स्वांगीकरण, जो क्या करता है मतलब पचित भोजन को शरीर के वृद्धि और विकास में लाने के लिए मदद करता है। अब यहाँ पे क्या आ जाए, लिखिए निष्क्रमण।
अपचित भोजन, जैसे मैंने बताया कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो मल द्वारा बाहर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, या आहार नाल से निष्कासन, यानी खाना क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर चला जाता है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब ये इस चैप्टर इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, मुख एवं मुख गुहिका। हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, ठीक है। साथ ही लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है, यानी लार जो हमारे मुंह में आता है वो कहाँ से आता है, क्योंकि हमारे मुंह में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। क्वेश्चन आ सकता है कि लार हमारे मुंह से कहाँ से निकलती है, तो लार ग्रंथि द्वारा लार निकलती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक लाइन, दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करती है। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों को अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्य में भिन्न विविधता होती है, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। अब जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में दांत के माध्यम से तोड़ते हैं। तो दांत का जो 32 मतलब हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 32 जो दांतें होते हैं उसका भी अलग अलग काम होता है। किसी का और कुछ काम होता है, किसी का चबाने का, किसी को उसको कुतरने का। तो उसके आधार पे दांतों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको याद होगा जब जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो अपने कुछ दांत गिरने लगे होंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर नए दांत वहाँ आ गए होंगे। हमारे जीवन काल में दांत के 2 सेट विकसित होते हैं, ठीक है। प्रथम सेट बचपन में ही निकलकर लगभग 8 साल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बचपन में जन्म लेते हैं, मतलब बचपना होता है, तो वहाँ पे हम लोग का दांत आता है जिसको बोलते हैं हम लोग दूध का दांत। वो क्या होता है, 8 साल हम लोग का जन्म होते होते वो दांत क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद एक नया दांत जमता है जिसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट दांत। तो दांत के कितने सेट होते हैं, 2 सेट। वो जो दूध वाला दांत होता है, दूध का दांत बोलते हैं, वो 8 साल तक क्या होता है, गिर जाता है। फिर एक आता है वो परमानेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, मतलब वो परमानेंट रहते हैं, वो जीवन काल तक रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रथम सेट के दांतों को दूध का दांत बोले, अभी मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, पुनः उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में उनके कुछ दांत गिरने भी लगते हैं, मतलब अब वो हम लोग बुढ़ापे में आते हैं तो कुछ कुछ दांतें गिरने भी लगते हैं, लेकिन दांत के 2 सेट होते हैं। अब देखिए, दांतों के आकार पर कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है, यानी कि दांतों को 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला नाम है कृंतक। कृंतक जो दांत का नाम है उसका काम क्या होता है, काटने का काम होता है, ठीक है। दूसरा नाम है रदनक। रदनक का कार्य होता है फाड़ने का काम। तीसरा है अग्र चवर्णक, यानी पीसने और चबाने का काम। और एक होता है चवर्णक, इसका भी काम होता है पीसने और चबाने का काम। यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में, 4 प्रकार के जो भी नाम है। और देखिए क्या होता है, जो कृंतक होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। रदनक 2 होते हैं, अग्र चवर्णक 4 होते हैं, चवर्णक 6 होते हैं। तो जो कृंतक होते हैं 4 नीचे भी ऊपर भी, रदनक 2 नीचे 2 ऊपर, अग्र चवर्णक 4 नीचे 4 ऊपर, चवर्णक 6 नीचे 6 ऊपर। सबको काउंट करेंगे तो हमारा टोटल दांत का कितना हो जाएगा, 32। अब चलिए, हम लोग को ये याद रखना है कि दांत के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसका नाम याद रखना है और इसका कार्य याद रखना है। TRE 1 में ये क्वेश्चन आया था, इसमें से एक शायद ये रदनक या फिर कृंतक में से कोई एक आया था। अब चलिए, यहाँ पे लिखा है, क्या आप जानते हैं हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे इनामल कहते हैं। इनामल क्या है, जो हमारा दांत होता है, जैसे मान लीजिए ये दांत है, ठीक है। अब दांत की जो ये ऊपरी मतलब मान लीजिए दांत है, दांत में जो ऊपरी परत है इसको बोलते हैं इनामल, ठीक है। इनामल जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, यानी इससे मजबूत कोई भी चीज़ ही नहीं है हमारे मतलब पूरे बॉडी में। इसको क्या बोलते हैं, इनामल। इनामल कहाँ होता है, दांत किसको बोलते हैं, इनामल जो बोलते हैं दांत के सबसे ऊपरी सतह को बोलते हैं, कठोरतम पदार्थ है। ये किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा कीरोटिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसको मैंने नोट्स में लिख दिया है, यह कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण तथा कैरोटीन प्रोटीन से बना होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। जो लार हमारे मुंह में बनता है वो उनके कितने सेट्स होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है।
जिससे क्या होता है, लार हमेशा निकलते रहता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि लार में क्या क्या होता है, तो लार में पानी भी होता है, लवण होता है और चिकना म्यूकस होता है। अब चलिए यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम, एंजाइम का उस नाम क्या है, इमाइलेज, इमाइलेज एंजाइम होता है हमारे लार में। ठीक है, अब देखिए मुंह में जो कि बच्चे क्या होते हैं, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बच्चे को देखते हैं मिट्टी खा लेते हैं, कुछ कुछ मुंह में डालते रहते हैं, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ते हैं? देखिए वो क्या होता है ना कि जो लार में एक मतलब कीटाणु एंजाइम होते हैं, वो कीटाणुओं को क्या करते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, इसलिए बच्चों को मुंह में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, वो एक मतलब अवस्था के बाद वो खत्म हो जाता है कीटाणु। तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे, लार में उपस्थित कौन से एंजाइम मिलते हैं, तो इमाइलेज एंजाइम, लार में जो एंजाइम होता है वो इमाइलेज एंजाइम होता है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जो वो एंजाइम होता है वो क्या करता है, मंड जो स्टार्च होता है उसको क्या, किस चीज़ में बदलता है, शर्करा, जिसको ग्लूकोज होता है बोलते हैं, उसमें बदल देता है। यानी जो एंजाइम होता है इमाइलेज, वो मंड को शर्करा में बदल देता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको याद रखिए, और इसमें कुछ खास है नहीं। अब चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था सर टीयर 2 में, चावल में मंड होता है। क्वेश्चन आ जाए कि मंड किस में होता है, ऑप्शन 4 दे दे, तो चावल में क्या होता है, मंड होता है, तथा लार मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लार होता है वो मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, मान लीजिए अपने जीभ पर रख दें, सपोज अगर नमक रखें तो नमकीन लगेगा, मीठा कुछ खाएं तो मीठा लगेगा, ये आखिर क्यों, मतलब अलग अलग टेस्ट हमको क्यों मिलता है? क्योंकि जो जीभ होता है हमारा, उस पर एक उस पे क्या होता है, एक स्वाद कलिकाएँ होती हैं, उसका नाम क्या है, स्वाद कलिकाएँ, जिसके बदौलत हम लोग को अलग अलग मतलब स्वाद का अनुभव होता है। चलिए तो इसमें कुछ और है नहीं। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे एक दिया है, ये जीवाणु दांतों में फंसकर, मतलब हमारे क्या होता है, दांत में क्या होता है, जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब अगर हम लोग ब्रश नहीं करेंगे, दांत की साफ सफाई नहीं करेंगे, तो क्या होता है, जीवाणु आ जाएंगे। ये जीवाणु दांतों में फंसकर अनकन और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम लोग दांत की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे मतलब जीवाणु क्या हो गए, पनपने लगेंगे, और वो क्या करेंगे, जीवाणु जो दांत में फंसे रहेंगे तो अनकन और शर्करा को क्या बोलते हैं, अम्ल में चेंज कर देंगे। ठीक है, जो दांतों की ऊपरी परत इनामेल की क्षति पहुंचाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो दांत के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनामेल। वो क्या करेंगे, जो जीवाणु जीवाणु हमारे दांतों में आ जाएंगे साफ सफाई नहीं रखने के कारण, तो वो क्या करेंगे, अम्ल में बदल देंगे। किसको, अनकरण और शर्करा को अम्ल में बदल देंगे, जिसके कारण हमारे दांत क्या होंगे, टूट टूट कर गिरने लगेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, भोजन नली यानी फूड पाइप, हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख से जुड़ा होता है। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है, यानी मांस की एक संरचना होती है, पतली लंबी होती है, जो मुख्य गुहिका को अमाशय से जोड़ती है। यानी जो फूड पाइप होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, जो फूड पाइप होते हैं वो हमारे जाते हैं मुख से लेकर और अमाशय तक जाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आ गए हम लोग, ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होता है। अब देखिए संकुचन का मतलब क्या होता है, सपोज हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए पानी पी रहे हैं, तो क्या होता है ना कि कभी कभी पानी पीते पीते हम लोग को दम घुटने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर जिस जिस नलिका के द्वारा सांस लेते हैं और जिससे हम लोग खाना खाते हैं, वो दोनों एक ही रास्ते से होता है। तो क्या करते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो कभी खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, इसी माध्यम के द्वारा भोजन हमारे पेट के अंदर जाता है। तो खुलता है बंद होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचन। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि भोजन हमारे शरीर में किस माध्यम से जाता है, तो संकुचन के कारण भोजन नीचे तक चला जाता है, अमाशय तक पहुँचता है। ठीक है, और इसमें और कुछ खास है नहीं। अब इधर आ जाइए, श्वास नली के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ है, वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मंसल संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। यानी कि जो सांस नली होता है उसमें क्या होता है, मंसल संरचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे अमास है, मुँह गुहिका में गए, यानी कि हम लोग खाना खा के डायरेक्ट कहाँ आ गया, ये
हमारे फूड पाइप के द्वारा अमाशय में आ गया। अमाशय आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है, इंपॉर्टेंट है, यानी खाना खाते हैं तो हमारे मतलब शरीर में अमाशय जो होता है वो सबसे चौड़ा भाग है, अमाशय। अब देखिए, यह मोटी दीवार थैली नुमा मांसल की संरचना होती है, यानी जो अमाशय होता है वो कैसा होता है, थैली नुमा यानी थैले के जैसा होता है, जो चपटी और यू आकार की होती है। यानी जो अमाशय होते हैं उसका आकार कैसा होता है, साइज यू आकार का होता है और चपटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है, यानी कि सबसे पहले मुख में जाता है, मुख के बाद क्या होता है, फूड पाइप के द्वारा अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद कहाँ जाता है, अमाशय के बाद कहाँ जाता है, अमाशय के बाद तुरंत हमारे शरीर के छोटी आंत में जाता है, ठीक है। अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं, यानी अमाशय में 3 प्रकार के रस मिलते हैं, जिसका क्या क्या नाम है, जिसका बोलते हैं एक पाचक रस यानी खाना को पचाने वाला, एक बोलते हैं श्लेष्मा, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 3 प्रकार का, P फॉर पाचक रस, S फॉर श्लेष्मा और H फॉर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी PSH हमारे किस में मिलते हैं, अमाशय में मिलते हैं, याद रखिएगा इसको। वैसे हम लोग नोट्स में प्रोवाइड करा दिया है इसको। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, जो हम लोगों ने श्लेष्मा पढ़ा, श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा देती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के समय क्या होता है, कुछ जीवाणु हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो क्या होता है, कीटाणुओं को मारते रहता है। तो मान लीजिए कि हमारे शरीर में जब है तो क्या हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो नहीं, पेट को हमारे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन उससे बचाने के लिए हमारे पेट में एक मतलब ग्रंथि दिया रहता है जिसका नाम है श्लेष्मा। तो यहीं पे लिखा है श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। किससे सुरक्षा देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है श्लेष्मा हमारे अमाशय को। चलिए हो गया। चलिए अब जो होता है यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बना देता है, यानी कि जो भी कीटाणु हमारे शरीर में आते हैं उसको तो पहले मार देता है, उसके बाद उसको क्या बदल देता है, किस में बदल देता है, तो उसको अम्ल में बदल देता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है और उसको आसानी से क्या होता है, पचा देता है, सरा गला के पूरा, मतलब एकदम इतना वो भयंकर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मतलब हार्ड से हार्ड चीज़ों को हमारे पेट में पचा देता है। अब समझिए हमारे शरीर में वो कितना डेंजरस होता है, फिर भी हमारे अमाशय को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सुरक्षा कौन प्रदान करता है, श्लेष्मा। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थ तोड़ देते हैं। अब क्या होता है, जो पाचक रस होते हैं मतलब खाना पचाने वाले रस होते हैं, भोजन के प्रोटीन भाग जितने भी प्रोटीन होते हैं उसको किस में बदलते हैं, अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन आ जाएगा कि पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को किस में बदलते हैं, तो अमीनो अम्ल में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अब एक घटना यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए छिद्रयुक्त पेट की कहानी, एक घटना हुआ। अब देखिए इस घटना में क्या हुआ था, ये बात है हमारी 6 जनवरी 1922 की, ठीक है। अब क्या हुआ, एक आदमी था जिसका नाम था एक्लिकस सेंट मार्टिन नामक मतलब व्यक्ति जो थे, गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गए। इनको क्या हुआ कि गोली लग गया और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। उसके अमाशय में छेद हो गया और गोली लगने के कारण अमाशय मतलब पेट में क्या हुआ, एक छेद हो गया। अब एक डॉक्टर हुआ करते थे, विलियम ब्यूमंट नामक अमेरिका के वो डॉक्टर थे, सैनिक वो सेना में थे। चिकित्सक ने उनका इलाज किया, इलाज से उनकी जान तो वो बचा लिए, लेकिन चिकित्सक उसके अमाशय में जो छेद हो गया था बंदूक की गोली लगने से, उसको क्या हुए, ठीक नहीं कर पाए और वो क्या किए कि उसमें एक पट्टी लगा के ढक दिए। अब सेंट मॉर्टिन जिनको गोली लगा था उनके अमाशय में छेद को डॉक्टर ब्यूमंट अमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवसर मिल गया। जब वो ठीक नहीं कर पाए तो वो समझे कि चलिए एक अच्छा अवसर है जिसमें हम लोग कार्य करके ये तो सीख लेंगे ना कि हमें कैसे ठीक करना है, आगे इसमें क्या शोध हो सकता है या फिर क्या खोज कर सकते हैं। तो क्या करने लगे, अब देखिए यहाँ पे उसने देखा अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, मतलब वो क्या कर रहे थे, जो भोजन आ रहा था ना हमारे अमाशय में वो कैसे कैसे काम कर रहा था वो देखने लगे डॉक्टर, क्योंकि वो ठीक नहीं कर पाए थे। उसकी दीवालों से रस को निकलना, यानी एक हमारे शरीर हमारे पेट में क्या होता है, एक दीवाल होता है, ठीक है। अब दीवाल मतलब ये घर वाला दीवाल नहीं, वो दीवाल एक ग्रंथि होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। उसकी दीवालों से रस का निकल कर
निकाल कर उसने दूसरे भोजन पदार्थों के साथ भी प्रयोग किए। अब वो क्या किए, जो हमारे मतलब रस होते हैं यानी कि जो भोजन पचाने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं उसको क्या किए, वो बाहर निकाल लिए पेट से। और क्या किए, मतलब अमाशय जो होता है छोटी आंत में तभी खुलता है, जो अमाशय मतलब जो होता है वो छोटी आंत में खाना भेजने के लिए तभी खुलता है जब वो क्या होता है, मतलब वहाँ पे अपना खाना पचा लेता है, तब वो किसको देता है, ट्रांसफ़र करता है छोटी आंत को। मतलब देखिए क्या होता है, सबसे पहले मुंह में खाना जाता है, मुंह के बाद अमाशय में जाता है, और अमाशय क्या करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो भोजन को पचा लेता है। पचाने के बाद वो देता है अगला काम करने के लिए किसको, छोटी आंत को। तो उसने क्या किया कि इन खोजों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आसान हो गया कि पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है, ना कि यांत्रिक क्रिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारा भोजन जो है पचता है वो किसके कारण होता है, पाचक रस के कारण होता है, HCl होता है, मतलब बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, रस होते हैं, इनके कारण होता है। तो ये क्या है, रासायनिक क्रिया है, ना कि यांत्रिक क्रिया। तो यहाँ पे वो इस निष्कर्ष के माध्यम से वो डॉक्टर पहुँच गए कि हमारे मतलब वो जब निकाल के देखे, उनके रस पेट से निकाल कर देखे और इस माध्यम पे पहुँच गए कि हमारे शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया के माध्यम से हो रहे हैं, ना कि यांत्रिक के माध्यम से। अब चलिए यहाँ पे आगे हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम अमाशय के बारे में पढ़ लिया, अब छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए लिखा है यहाँ पे, छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। यानी छोटी आंत होता है वो कितने लंबे होते हैं, 6 से 7 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ऑफिसर वाले BPSC में, PCS में, मतलब न जाने कितने एग्जामों में आया है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर। ठीक है। अब देखिए इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इनकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते रहता है। अब क्या होता है इसमें, जो इसमें यकृत होता है यानी पेट होता है, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते रह, स्राव मतलब क्या होता है कि पीत निकलते रहता है छोटी आंत से। अब यहाँ से देखिए, यकृत से प्राप्त स्राव यानी लीवर जो होता है, लीवर का कलर कैसा होता है, जो निकलता है गहरे लाल भूरे रंग का यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो लीवर है। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। यानी कि हमारे जो लीवर होता है वो कहाँ होता है, अमाशय के दाहिने में होता है। और पितरस यानी जिसको बोलते हैं बाइल जूस, उससे निकलता रहता है। यानी कि पितरस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, यानी कि लीवर से निकलता है। ठीक है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में होता है। यानी कि देखिए आप आसानी से समझिए, जो यकृत होता है उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है पितरस। जो पितरस निकलता है वो पहले से कहाँ मौजूद होता है, तो जिसको बोलते हैं हम लोग गोल ब्लाडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं हिंदी में, उसमें वो पहले से संचरित रहता है। पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो पितरस रहता है वो गोल ब्लाडर में, वो खाना को पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आ जाए यहाँ पे अग्नाशय, हमारे शरीर का ये भी पार्ट है अग्नाशय। अब उससे क्या होता है, उससे भी स्राव प्राप्त मतलब स्राव निकलते रहता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग का पत्ती के आकार का बड़ा ग्रंथि है। यानी कि अग्नाशय कैसा होता है, पीले रंग का होता है, पत्ती के साइज का होता है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। यानी जो अग्नाशय होता है कहाँ होता है, पेट के डायरेक्ट नीचे होता है। इसे स्रावित अग्नाशयिक रस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करके इन सरल रूपों में बदल देता है। यानी जो अग्नाशय होता है वो क्या करता है कि अग्नाशयिक रस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करके सरल रूप में तोड़ देता है। यानी खाने को इस सब क्रिया करके और खाने को छोटे छोटे रूपों में और तोड़ देता है। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, छोटी आंत की दीवारें से प्राप्त होती है। अब यहाँ से हमारा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदलता है। यानी कि छोटी आंत में जितने भी ये होते हैं प्रोटीन अम्ल, वो ये ग्लूकोज होता है प्रोटीन अम्ल में बदलता है, वसा जो होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये हम सारे नोट्स में लिखवा दिए हैं, यहाँ पे समझने वाली जो बात थी वो हम समझा दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, छोटी आंत में बचे भोजन का अवशोषण। मान लीजिए कि पहले भोजन मुख में गया, फिर कहाँ पे यकृत में गया, फिर छोटी आंत में गया। जो छोटी आंत में खाना बच गया है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, तो बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होती है। यानी कि जो खाना पचता है वो
भित्ति भित्ति मतलब क्या होता है, दीवार होता है, ठीक है। इसी से भोजन क्या होता है, पचता है। आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई रचना होती है, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि उंगली के समान उभरी हुई जो आकृति उसका नाम क्या है, तो उसी को बोलते हैं दीर्घ रोम। उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, दीर्घ रोम, या उसी को बोलते हैं रसांगुल। यानी कि दोनों में से कोई नाम हम लोग बोल सकते हैं। जो छोटी आंत में होती है, जैसे यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, छोटी आंत में रसांगुल, यानी फिंगर के जैसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घारोम या रसांगुल। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि दीर्घारोम शरीर के किस पार्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये किस में मिलता है, छोटी आंत में मिलता है। अब चलिए यहाँ पे आगे आ जाइए। श्वसन के क्रम में, यानी हम लोग सांस लेते हैं तो उसी के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से, यानी कि क्या होता है, ग्लूकोज हमारे जो शरीर में मौजूद होता है उसका विघटन हो जाता है। किसकी सहायता से, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि O2 और CO2 के माध्यम से, और जल में होता है। यानी कि विघटन जो होता है वो किस में हो जाता है, जल में हो जाता है, ठीक है। और वो ऊर्जा निकलने लगता है, ऊर्जा मिल जाता है हम लोगों को। अब आ गया हमें बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो बड़ी आंत लिखा तो है बड़ी आंत, लेकिन वो क्या होता है, छोटी आंत से छोटा होता है और वो चौड़ा होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। ध्यान देने वाली बात है कि वो बड़ी आंत तो नाम के लिए है, लेकिन छोटी आंत से भी छोटी होती है, और इसका लंबाई जो है 1.5 मीटर है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवण का अवशोषण होता है। यानी जो बड़ी आंत में होता है उससे क्या होता है, भोजन से क्या होता है, जल और कुछ लवण का अवशोषण होता है। जैसे मान लीजिए छोटी आंत क्या किया, खाना पचा के बड़ी आंत को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या किया, बड़ी आंत जो पचा हुआ खाना है उसमें से क्या ले लिया, वो कुछ जल ले लिया, कुछ लवण ले लिया, उसको अवशोषित कर लिया और अपने पास रख लिया। अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, और जो भी खाना यहाँ पे नहीं पचा इन प्रोसेस के बाद भी वो कहाँ चला जाता है, मलाशय में। इसको रेक्टम बोलते हैं, जहाँ से समय समय पर गुद्दा यानी एनस जो इसको बोलते हैं, जहाँ से हम लोग मतलब वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, जिसको मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, दस्त के कारण शरीर में जल और लवण की कमी हो जाती है। दस्त मतलब क्या होता है, पता ही है आप लोगों को। तो क्या होता है, जब दस्त होता है तो हम लोगों को पानी की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में नमक और चीनी की घोल बना के और टाइम टाइम पे पीते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे, तो वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, पौधे से प्राप्त अधिकांश पोषक में सेलुलोज की प्रधानता होती है। मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि रोटी चावल गेहूं खाते हैं। अगर हम मनुष्य क्या करें, घास खा जाए, कभी पता है क्या होता है, कभी कभी अगर मुंह के अंदर केस आ जाता है तो अंदर वो नहीं जाता है, बाल अगर आ जाता है मोड़ी में का, यानी कि जो केस में केस आ जाता है वो अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि हमारा जो वो मतलब पाचन का डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि जिसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है उसको पचा ले। यानी कि जो घास खाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनके मतलब पाचन जो क्षमता होती है, उनके पाचन का तरीका होता है वो अलग होता है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज का अधिकांश मतलब प्रधानता पाई जाती है, उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, पौधे जो प्राप्त अधिकांश पोषक में सेलुलोज की प्रधानता होती है। यानी जितने भी वैसे जानवर हैं जो घास को खाते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। किसमें, घास में क्या होता है, सेलुलोज, इसलिए हम लोग उसको नहीं पचा सकते हैं। लेकिन घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए जो घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं कि भोजन को पचा जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए घास खाने वाले जंतु की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है हम लोगों से। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बांटा जाता है। पहली भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रूमेन कहा जाता है। अब आ गया यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो भी जीव जंतु ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं वो जब घास को पचा लेते हैं तो किसके माध्यम से पचा लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या बच जाता है, मतलब रूमेन पाया जाता है। रूमेन क्या है, ग्रंथि है। वो क्या करता है, निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रूमेन में इकट्ठा होता है। मतलब जितने भी ये पेट में जाता है उसमें एक रूमेन उनका एक मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों में आमाशय होता है वैसे उन लोगों में एक रूमेन नाम का एक
जगह होता है उसमें वो चले जाते हैं। यह भोजन को पचा देता है, रुमेन जो होता है वो ग्रंथि होता है वो पचा देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देख अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि गाय जुगली कर रही है, जुगाल या कड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो बोला जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, इन जंतुओं में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होती है। जो घास हो उसको पचा लेता है वो किसके माध्यम से होता है, जानवर में जो घास पच जाता है कुछ जीवाणु होते हैं उसके माध्यम से होता है, और जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, रूमेन में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक लाइन दिया है, छोटी और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। यानी जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है उसके बीच में एक जो संरचना होती है उसका नाम है थैलीनुमा संरचना होती है, वो थैली के जैसा होता है, जिससे क्या बोलते हैं, अंधनाल कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि अंधनाल कहाँ होता है, तो ये होता है छोटी और बड़ी आंत के बीच में, और वो थैली के जैसा आकार में दिखने में होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब लास्ट हम लोग का कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बचा है अमीबा। अब अमीबा क्या होता है ये देखिए, अमीबा बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी अभी आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब क्या, तो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके पाचन तंत्र तो मुख भी नहीं होता, यानी कि अमीबा जो होते हैं कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका मुंह तक नहीं होता है खाना खाने के लिए, मुख भी नहीं होता है, तो क्या वो भोजन नहीं करते हैं, ऐसे बिना भोजन के रहते हैं, तो जी नहीं। अब देखिए क्या होता है, और जो ये अमीबा होते हैं वो कहाँ हमको कहाँ दिखने को मिलेगा, तो जल स्रोत, यानी जहाँ भी जल हम लोग को मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा, तालाब में, झील में, नमी मिट्टी, यानी जहाँ भी मिट्टी गीला होगा वहाँ पे अमीबा मिल जाएगा। और अमीबा कितने कोशिकीय वाले होते हैं, तो एक कोशिकीय। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन से हैं, अमीबा, मनुष्य, जानवर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक कोशिकीय वाले कौन है, अमीबा। इसके कोशिका के चारों ओर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी जो अमीबा होते हैं उनके जो कोशिका होते हैं उनके चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य। इसमें केंद्रक तथा अनेक खाली स्थान होते हैं, और कोशिका द्रव्य के अंदर एक क्या होता है, केंद्रक होता है, कुछ खाली स्थान होती हैं। अमीबा की विशेषता यह है कि वह लगातार आकार और स्थिति बदलता रहता है। और अमीबा क्या होता है, अपने शरीर को छोटा और बड़ा कर सकता है, और वो पता है कैसे अपने जान मतलब वो अपना भोजन करते हैं। मान लीजिए उनके आसपास कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ गए, जैसे नहीं होता है कि जीवाणु जैसे होते हैं, कवक हो गए, जीवाणु हो गए, सूक्ष्म जीव जैसे बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है कि अपना मतलब एक पैर होता है उनके पास जिसको पादप बोलते हैं, वो कृत्रिम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो चारों तरफ से घेर लेता है और अपने अंदर उसको मतलब दाब के और उसको मार के खा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पाचक रसों का उसमें स्राव होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, अपना पोषण करते रहता है। तो देखिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हम लोग अगर पढ़ते टाइम लगाते तो 1.5 घंटा का वीडियो बनता, लेकिन हम लोग ने क्या किया कि जो इम्पोर्टेंट है उसी का अध्ययन किया, और इसका सारा निचोड़ देखिए यहाँ पे लिखा है SCERT क्लास 7 लेसन 2 जंतुओं में पोषण। अब इसका जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है उसको मैंने 2 या 3 पेज लगा है पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब ये सारा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डलवा देंगे, तो जिनको भी चाहिए टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं ये वादे के साथ कर सकता हूँ दोस्तों कि TRE 4 में आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर हम लोग 6 to 10 NCERT SCERT कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने सारा एनालिसिस कर लिया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो चलिए वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अभी हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए जो भी TRE 4 के लिए आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं। और ये जो वीडियो है खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मतलब 2 बार, 1 बार जैसे TRE 1 TRE 2 क्लियर कर चुके हैं, उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास 1 to 10 तक जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। तो चलिए प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, डेली एक एक वीडियो मिलेगा, और 6 to 10 हमने बोला है तो पूरा कंप्लीट करा के देंगे SCERT और NCERT। चलिए जय हिंद, जय भारत।